अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान को हलफ उठाने से रोक दिया और स्पीकर कौमी असम्बली को कल तक मेंबरान से हलफ न लेने का हुक्म इंतना भी जारी कर दिया है। अदालत आलिया ने इलेक्शन कमीशन को भी प्री एडमिशन नोटिस जारी करते हुए कल तक जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी है। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस शकील अहमद पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने आज केस की समाअत की, जबकि तहरीक इंसाफ के वकील काजी अनवर ने दलाइल दिए कि पीटीआई के हिमायत याफ्ता कामयाब उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में खवातीन और अकलियती नशिस्तें दूसरी जमातों में तकसीम कर दी गई। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने इस्तफसार किया कि क्या यह रिट सूबाई असम्बली की हद तक है या फिर कौमी असम्बली भी शामिल है, जिस पर वकील ने जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर यकसां फैसला दिया है। पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुनाते हुए अपने तहरीरी हुक्मनामे में 6 सवालात उठाए हैं। पहला यह कि क्या मखसूस नशिस्तों के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया जा सकता है? क्या इस अदालत के पास फैसला मुअत्तल करने का अख्तियार है? क्या आइन और इलेक्शन एक्ट के मुताबिक दरख्वास्त गुजार के पास मखसूस नशिस्तों के लिए केस का हक है? क्या मखसूस नशिस्तें खाली रखी जा सकती हैं या फिर बाकी जमातों में तकसीम हो सकती हैं? क्या इलेक्शन कमीशन ने आइन और इलेक्शन एक्ट के गलत तशरीह तो नहीं की? पेशावर हाई कोर्ट ने इन सवालात पर नाजरीन लार्जर बेंच की तश्कील के लिए केस चीफ जस्टिस को भेज दिया है, जबकि अटॉर्नी जनरल ने एडवोकेट जनरल से अदालती मामनत भी मांग ली है और इलेक्शन कमीशन ने 2 रोज पहले मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी और फैसला दिया था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, जिसके बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कौमी और सूबाई असम्बलियों की 77 नशिस्तों से महरूम हो गई थी। इलेक्शन कमीशन ने अपने 4-1 के फैसले में करार दिया था कि आइन के आर्टिकल 51 में यह वाज़ेह किया गया है कि वो सियासी जमातें जिनकी कौमी असम्बली में इलेक्शन जीतने के बायस नुमाइंदगी मौजूद है, वही खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए आइन में दर्ज निजाम के तहत अहल होंगे। फैसले में इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 104 का तस्करा भी किया गया, जिसके मुताबिक किसी असम्बली में खवातीन और गैर मुस्लिमों के लिए मखसूस नशिस्तें हासिल करने के लिए इलेक्शन लड़ने वाली सियासी जमातें कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त कमीशन की तरफ से मुकर्रर करदा मुद्दत के अंदर मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्तें भी जमा करवाएंगी। इसीलिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों के कोटे के लिए अहल नहीं, क्योंकि उसने फहरिस्तें जमा करवाने के हवाले से मौजूद जरूरी कवायद की खिलाफ वर्जी की। फैसले में यह भी कहा गया कि कौमी असम्बली में ये सीटें खाली नहीं रहेंगी और इन्हें सियासी जमातों की जानिब से जीती गई नशिस्तों के अदाद-ओ-शुमार के तनासुब से बांट दिया जाएगा। तहम इलेक्शन कमीशन के मेंबरान बाबर हसन भरवाना ने अपने इख्तलाफी नोट में लिखा कि वो बेंच के दीगर मेंबरान के साथ इस हद तक तो मुत्तफिक है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि जमात तरजीही फहरिस्त मुकर्रर वक्त में जमा करवाने में नाकाम रही। लेकिन सवाल यह है कि ये नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को क्यों दी जा रही हैं? उन्होंने लिखा कि इसलिए ये नशिस्तें तब तक खाली रहनी चाहिए जब तक आइन के आर्टिकल 51 या 106 में पार्लियामान की जानिब से तरमीम न कर दी जाए। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद कौमी असम्बली की 33 मखसूस नशिस्तों में 16 मुस्लिम लीग नून, 5 पीपल्स पार्टी जबकि एक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और जमीयत उलमा इस्लाम को दे दी गई। इलेक्शन कमीशन की इस मुबैना बंदरबाट के बाद कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत मिल गई और किसी भी आईनी तरमीम के रास्ते की तमाम रुकावटें दूर हो गई। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद सबसे दिलचस्प सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा में पैदा हुई, जहां तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 90 आजाद उम्मीदवारों ने इलेक्शन जीता था, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल बाकी तमाम जमातों ने मजमूई तौर पर 19 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को खवातीन और अकलियतों की एक भी नशिस्त नहीं मिली, लेकिन 19 नशिस्तें जीतने वाली जमात को 26 मखसूस नशिस्तें मिल गई। इलेक्शन कमीशन के मुबैना बंदरबाट फार्मूले के तहत 7 नशिस्तों वाली जेयूआई को, केपी में 10, 6 नशिस्तें जीतने वाली नून लीग को 8, 4 नशिस्तों पर फातेह पीपल्स पार्टी को 6 मखसूस नशिस्तें दी गई हैं, जबकि एक सीट जीतने वाली अवामी नेशनल पार्टी और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस भी एक मखसूस नशिस्त की हकदार ठहरी। इलेक्शन कमीशन के फैसले से सुन्नी काउंसिल की मुखालफत जमातों की झोली तो भर गई है, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन के मेंबर बाबर हसन भरवाना के इख्तलाफी नोट में वजन नहीं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें ना देने की तो समझ आती है,
लेकिन इसके हिस्से की नशिस्तें दूसरी जमातों में बांट देना समझ से बालातर है। नाज़रीन, ये एक अहम गुफ्तगू है जिस पे हम राय लेंगे, तज्जिया लेंगे। हमारे साथ मुनीर फारूक साहब मौजूद हैं। अच्छा, इसके साथ साथ कि मैं आगे बढ़ूं नाजरीन, कि एक खबर जो कि इससे पहले आज सुबह से आप सुन भी रहे हैं, उसका तस्करा भी मैं मुनीर फारूक साहब से करूंगा। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की इमरान खान साहब ने, और जो कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में उसका जो एलामिया जारी किया गया था, जिसमें बड़े ही ठोस तरीके से और बहुत ही फर्मली ये बात कही गई कि 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं, जो कसूरवार हैं, उन्हें इंसाफ के कटहरे तक लाया जाएगा और इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। तो आज बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने यह बयान दिया, बल्कि सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की और कहा कि हाँ, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। यानी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये की तायद कर दी है इमरान खान साहब ने। हम बात करेंगे, हमारे साथ मुनीर फारूक साहब है। मुनीर फारूक साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मुनीर साहब, ये जो एक मूव है, इसको मूव कहा जाए इमरान खान साहब की, किस तरह देख रहे हैं आप इसको? अगर यही बात 9 मई वाले दिन या 9 मई से अगले दिन कर दी जाती, इमरान खान साहब अगर ये बात कह देते, तो शायद आज इतनी मुश्किलात में ना होते। बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे बुनियादी है कि इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहसियत एक जमात और इमरान खान साहब बहसियत साबिक वजीर आजम क्या समझते हैं 9 मई को और उस वाक़े को। देखिए, जो एक प्रेडोमिनेंट व्यू रहा है वो तो अब जमात के वो लोग जो कि जिन्हें हम हॉक्स कह लें या जो भी मामलात उनसे एट्रीब्यूट कर लें, वो तो ये कहते हैं कि जो 9 मई का सारा वाक़या था वो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। पार्लियामान के अंदर खड़े होके उन्हीं मोअज़्ज़ज़ मेंबरान ने ये कहा कि 9 मई सिर्फ बहाना था और इमरान खान निशाना था। इमरान खान साहब की बाकी बातें अगर हेर से भी समझ ली जाएं, लेकिन कुछ बातें तो उन्होंने खुद फरमाई 9 मई से पहले, जब या 9 मई उनकी गिरफ्तारी हुई। उन्होंने कहा कि मुझे गिरफ्तार किया गया था, तो जिन्होंने मुझे गिरफ्तार किया तो फिर लोगों ने और कहाँ जाना था? अगर मुझे रेंजर्स ने गिरफ्तार किया तो लोगों ने फौजी तनसीबात की तरफ जाना था। अब इस पूरे आर्ग्यूमेंट के अंदर एक और ऐसी बात है कि पूरी तहरीक इंसाफ ये कहती है कि जी तफ्तीश करें, हमें रोका किसी ने क्यों नहीं। अब ये एक बड़ा अजीब आर्ग्यूमेंट है कि जी देखें, वो लोग जा रहे थे या वो लोग उस तरफ जा रहे थे तो हमें किसी ने रोका नहीं। देखिए, कोई भी जो मॉब है या जो मॉब मेंटालिटी होती है या इस तरह का जो एक चार्ज्ड क्राउड होता है, वो फिर रडरलेस होता है, यानी कि वो डायरेक्शनलेस होता है। फिर उसको तो जो अहदाफ मिल रहे होते हैं या जो उसके सामने मामलात आ रहे होते हैं, लोगों को कंट्रोल करना, लोगों के सेंटिमेंट को कंट्रोल करना, ये तो लीडरशिप का काम होता है। ऐसे हालात लेकिन मुनीब साहब, इनकी स्ट्रैटेजी कुछ समझ आ रही है कि ये है क्या? मतलब मैं ये देखता हूं कि आज ये बड़ा अहम बयान है कि आप बिल्कुल ठीक है, हम एलामी की तायद करते हैं। एक तरफ आप ये कर रहे हैं, एक तरफ अली अमीन गंडापुर जो कि नामजद हैं इसमें, उनको वज़ीर आला बना रहे हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब के जो रीसेंट बयानात हैं, बड़े सख्त बयान हैं, उनके सदारती उम्मीदवार हैं। फिर कल इन्होंने जो एहतजाज की कॉल दी थी और आगे भी एहतजाज करने जा रहे हैं, उसमें लग रहा है कि ये तसादुम करना चाहते हैं। एक आधा बयान आ जाता है जिसमें मफाहमत का अंसर झलक रहा होता है। ये क्या स्ट्रैटेजी है सर? देखिए, स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है। वो ये कि जहां तक उनके जो सेकंड ईयर के लोग हैं, फर्स्ट ईयर के भी चले लोग हैं, वो इमरान खान की तरफ से एक रिजॉल्व जो कि लोगों में जाता है, वो ये कि इमरान खान डटे हुए हैं और वो किसी से डील नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो अहम बात है वो ये कि इमरान खान साहब आज भी इस बात के मुतमन्नी है कि उनसे एस्टैब्लिशमेंट बात करे और उनकी दोबारा सेटिंग हो जाए। जहां तक मैंने पहले आर्ग्यूमेंट दिया, उसका बुनियादी मकसद सिर्फ एक है कि देखिए, ये चीज समझने की जरूरत है कि इमरान खान साहब दोनों चीजों को पैरेलल चलाना चाहते हैं। जहां वो एक तरफ अली अमीन गंडापुर साहब को उन्होंने वज़ीर आला नामजद किया, वो इलेक्टेड वज़ीर आला है, बेशक उनके नाम कुछ FIRs के अंदर है, लेकिन वो एक मैसेज भी है कि भाई अगर मेरे साथ आप बात नहीं करेंगे तो मेरी तरफ से तो रेजिस्टेंस ये आएगी। दूसरी जानिब हम धांधली के खिलाफ भी आवाज उठाएंगे। तीसरी जानिब मेरे ही पार्टी के लोग, यानी इमरान खान साहब की पार्टी के लोग, इस 9 मई के पूरे मामले को, वाक़े को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी कहते रहेंगे। और उसी तरह फिर मैं ये भी कह दूंगा कि एक एलामिया के बाद जो कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद आया कि हाँ, ऐसा बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन इशू ये है कि जिस लेंस से पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट 9 मई के वाक़े को देखती है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी क़यादत को 9 मई के वाक़े से अलहदा नहीं कर पा रही या उन्होंने नहीं किया। अब ये उनकी सोच है, इस पे आर्ग्यूमेंट मैं दे सकता हूं, आप दे सकते हैं कि पूरी क़यादत तो या पूरे तहरीक इंसाफ तो इसके अंदर शामिल नहीं होगी, और कानून के तहत जिनके खिलाफ अगर एविडेंस है उनको
प्रोसिक्यूट किया जाए। लेकिन जो आर्गुमेंट सामने आ रहा है वो मुख्तलिफ है। वो ये कि जी नहीं, ये हो ही नहीं सकता कि इमरान खान साहब की प्रोवोकेशन के बगैर ये सब कुछ हुआ हो, और उसके अंदर बहुत से लोग ऐसे थे जो कि बाद में दामन बजाते हुए नजर आए कि नहीं, हमने कुछ नहीं किया। लिहाजा ये सिलसिला भी ऐसे ही है। ये मूव इमरान खान साहब, इसे टैक्टिकल मूव आप कह लें, लेकिन इसका फायदा इसलिए नहीं होगा कि बुनियादी मामला तभी ठीक होगा जब इमरान खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट में फासले कम होंगे, या एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब से दोबारा बात करने पर राजी होगी। इमरान खान साहब अपनी गिरफ्तारी से पहले और अब तक मुतअद्दिद दफा ये कोशिश कर चुके हैं बिलवास्ता बिलावास्ता कि उनकी एस्टेब्लिशमेंट से कोई रवाबित दोबारा कायम हो जाए, अब तक तो नहीं हुए। अच्छा, ये मेरा सवाल भी अगला यही था कि आपकी इत्तला के मुताबिक आखिरी दफा, सर आप प्रिवी हैं माशाल्लाह सिचुएशंस के, आखिरी दफा बानी तहरीक इंसाफ का ड्यूरिंग द जेल टाइम कब राब्ता हुआ एस्टेब्लिशमेंट से? देखिए, इमरान खान साहब हमें जनवरी के आखिर तक तो ये बताते रहे कि जी नहीं, मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं है और मेरे से किसी ने कोई बात नहीं की। फिर उन्होंने एक दिन जब मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा की जानिब गालिबन जब गिरफ्तारी का वक्त आया या सजा का वक्त आया, तो उन्होंने रिपोर्टर हजरात से कहा कि हाँ, वो मैं जब अटक जेल में था तो बुशरा बीबी साहिबा के तहत के थ्रू मुझे पैगाम भिजवाया गया था। अब अच्छा। देखिए, मैं बसद एहतराम, इमरान खान साहब बड़ी कन्वीनियंटली बातों को घुमा भी देते हैं, गलत बयानी भी कर देते हैं। एक तरफ वो फरमाते रहे कि जी मुझसे किसी का राब्ता नहीं है, दूसरी तरफ फिर उन्होंने बाद में ये कहा कि जब मैं अटक जेल में था तो मुझ तक पैगाम पहुंचाया गया। ये बातें फिर देखिए, इसमें एक ये भी होता है कि पूरी प्रोपेगेंडा मशीन होती है। तासुर ये देने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब के सामने पूरी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बड़ा ललचा रही है और बड़ी डेस्परेट है कि इमरान खान साहब से बात की जाए। लेकिन अगर हम एक्चुअल हालात बहसियत एक सहाफी जानने की कोशिश करते हैं तो इट्स कंप्लीटली अदर वे अराउंड। अच्छा, ऐसा तो कुछ है ही नहीं फिलहाल, नजर ऐसा तो नहीं, कुछ है ही इफ नहीं इट्स जो अदर नजर वे आ रहा अराउंड हो। सर, तो मुझे ये बताइएगा कि क्या इनकी तरफ से पैगामात पहुंचाए गए एस्टेब्लिशमेंट को? जी, इमरान खान साहब ने मुतअद्दिद दफा चंद रिटायर्ड अफसरान की जानिब से भी, अच्छा। और इमरान खान साहब ने मुतअद्दिद और लोगों की जानिब से पैगामात जरूर भिजवाए। इमरान अच्छा। खान साहब ने टेलीविजन के ऊपर भी, इंटरव्यूज के अंदर भी उन्होंने कहा पता नहीं मेरे खिलाफ मेरे से बात क्यों नहीं करना चाह रहे, हाँ, पता नहीं क्यों नहीं करना चाह रहे। लेकिन एक्चुअली इमरान खान साहब को इस बात का सर खुद ऑफर इल्म है, क्या कर रहे थे वो इमरान खुद खान साहब? इल्मिस्री है। मुनीब साहब ऑफर क्या दे रहे थे? देख देखिए, इमरान खान साहब के लिए सबसे अहम बात ये थी कि जी मैं जितनी ताबेदारी हो सकती है, हाथों पैरों के अंगूठे लगवा ले, अच्छा। मैं दोबारा ताबेदारी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हूं। देखिए, इतने भारी मैंडेट के बाद जो पूरी रेवोल्यूशन है इमरान खान साहब की, इतना उनको लोगों ने वोट दिया, सब कुछ दिया, लेकिन वो घूम फिर के कहाँ आ जाता है? वो यही कि मेरी बात करवा दें, मेरी सेटिंग करवा दें। हमारे मुल्क में नहीं, सियासतदान ये 8 बदकिस्मती फरवरी से से यही करते 8 नजर फरवरी आते के हैं। बाद भी यही चलन रहा है, या ये जो थी पैगामात 8 फरवरी से पहले पहुंचाए गए थे? देखिए, ये 8 फरवरी से पहले के तो वाकयात ऐसे ही रहे हैं। 8 फरवरी के बाद इमरान खान साहब की पोजीशन में सिर्फ ये तब्दीली आई है कि वो ज्यादा कॉन्फिडेंट जरूर हो गए हैं, हाँ। और वो राइटली सो, क्योंकि उनकी जमात या उनके लोगों को मैंडेट बहुत बड़ा मिला और लोगों ने उनको बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया। लेकिन इशू मैं दोबारा कह रहा हूं कि इतने बड़े मैंडेट के बाद, इतनी सब सपोर्ट के बाद भी आज भी इमरान खान साहब का जो पूरी उनकी पूरा इनकलाब है वो इस एक जुमले में समो जाता है कि जनाब मेरी बात करवा दें, मेरे से दोबारा एस्टेब्लिशमेंट बात करें, मेरे से दोबारा उनके मामलात हालात अच्छे हो जाए, मेरी सेटिंग हो जाए। यही मसला है हमारे मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातों का, तमाम बसद एहतराम तमाम बड़े सियासी लीडर्स का। ठीक है। अच्छा सर, अब ये जो इनकी मखसूस नशिस्तों का मामला है मुनीब साहब, ये मैंने इससे पहले भरवाना साहब का काफी नोट पढ़ के भी सुनाया कि जनाब आप मत दें इनको, ठीक है, कानून के मुताबिक इनकी नशिस्तें नहीं बनती सुन्नी इत्तेहाद की, लेकिन बाकियों में बट जाएंगी, ये कहाँ लिखा है? आइन तो वाकई खामोश है सर। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे तहरीके इंसाफ हक पर है और फिर अदालत से कोई रिलीफ मिल सकता है इनको अगर ये अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं? देखिए, बात यह है कि अगर बहसियत एक कानून के तालिब इल्म के मैं उस फैसले को देखूं जो कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से आया, जी। तो मुझे लगता है कि कानूनी तौर पर तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का या तहरीक इंसाफ के हमारे दोस्तों का केस कमजोर था कि उन्होंने मुकर्ररा वक्त के अंदर नहीं किया। फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपने निशान पर नहीं लड़ा, खुद हामिद रजा साहब ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा। इशू यहाँ सबसे बड़ा ये आ जाता है कि जब ये चीजें हमारे सामने मौजूद हों तो क्या वहां पर इलेक्शन कमीशन ने अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर ये चीज की है कि जी अच्छा, क्योंकि हम हाउस को वैसे वेकेंट नहीं छोड़ सकते, तो क्योंकि एक जमात को नहीं मिल रहे तो फिर उनकी सीटें बाकियों में बांट दी जाए। अब मेरे नजदीक तो ये पूरा फैसला ही कि एक जमात बेशक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम पर किसी ने इलेक्शन या उनके निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ा,
लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर बहुत से मेंबरान शामिल हो गए हैं। तो जमहूरियत तो ये कहती है कि फिर उनको उनका जायज हक मिले, लेकिन कानून ये कहता है कि उन्होंने अगर मुकर्ररा वक्त के अंदर अपनी प्रायोरिटी लिस्ट सबमिट नहीं की तो फिर वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अब कानूनी बात तो ब्लैक एंड व्हाइट है, वो क्लियर है कि वो उसमें नहीं आते। हाँ, ये जो बात राइटली पॉइंटेड आउट, जिस तरह आपने भी फरमाया कि यहाँ पर तो ये चीज अदालत, ये चीज नहीं लिखी हुई अनलेस के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको सब्सटैंशिएट कर सके अदालत के सामने कि जी हमने स्पिरिट ये ज़हन में रखा कि हमने हाउस को खाली नहीं छोड़ना, लिहाजा ये कोटा हमने बाकी जमातों में तकसीम कर दिया। तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का बुनियादी आर्ग्यूमेंट यही है कि जी आप नहीं दे रहे तो चलें ठीक है, लेकिन आप बाकियों में ये कैसे बांट सकते हैं। तो अगर इसको अदालत इसके ऊपर एडजुडिकेट करती है और उन्हें हल्फ लेने से तो रोक दिया है मेंबरान को, तो फिर अब डिपेंड करता है कि ये मामला कहां तक जाएगा, यहीं रुक जाएगा या जैसे बल्ले का निशान, आपको पता है बल्ले का निशान रिस्टोर हुआ पेशावर हाई कोर्ट से और फिर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने। याद रहे कि उस फैसले में भी चंद कवानीन को अदालत ने बड़े ही केयरलेसली पेशावर हाई कोर्ट ने कहा था कि ये कानून बड़ा वेग है या कानून बड़ा फजूल है। तो अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ने दे टुक अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू इट कि विदाउट सब्सटैंशिएटिंग अ फैक्ट आप कैसे किसी कानून को इतना बुरा भला कह सकते हैं। तो यहाँ पर अब देखना होगा कि क्या यही वही चीज को फॉलो किया जाएगा, वही ट्रैजेक्टरी हमारे सामने आएगी कि पेशावर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है मुनीब साहब, मैं इंतहाई मशकूर हूं सर कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अच्छा नाज़रीन, अगला जो हमारा सेगमेंट है वो बहुत ही अहम है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है नाज़रीन। वो है इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्जाम के हवाले से। धांधली हुई या नहीं हुई, इलेक्शन कमीशन की जानिब से फॉर्म 45 अपलोड किए जाने के बाद नाज़रीन मंजर जो है वो बिल्कुल अजीब हो चुका है, बल्कि धुंधला गया है। इससे पहले जो फॉर्म 45 अपलोड किए जाते थे, किसी सहाफ़ी ने किया, किसी यूट्यूबर ने किया, किसी सोशल मीडिया पर हुआ, उस पर सवालात उठते थे। लेकिन अब हमने देखा कि जो इलेक्शन कमीशन पे अपलोड किए गए फॉर्म 45 हैं, उसको देखने के बाद मैंने और मेरी टीम ने जो रिसर्च की है, उसके बाद इस कदर इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आए हैं नाज़रीन, ऐसी अजीबो गरीब किस्म की एनॉमली सामने आई है कि आप हैरान रह जाएंगे नाज़रीन। मैं आपको उसकी पूरी जो डायसेक्शन है बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से, दिलचस्प तरीके से बताने जा रहा हूं। यहां नहीं बताऊंगा, मैं आपको लेकर चलता हूं हमारी स्मार्ट स्क्रीन के सामने। आपके सामने फॉर्म 45 खोलूंगा, आगाज हम करेंगे हल्का NA 128, जहां सलमान अकरम राजा बमुकाबला ऑन चौधरी थे। वहां का थोड़ा बहुत हिसाब किताब मैंने आपको दिखाना है। आपने बचपन में मैथ्स पढ़ी होगी नाजरीन, वो मैथ्स थोड़ी सी आपको मैंने रिवाइज करवानी है और बड़े इंटरेस्ट से आप लोगों ने उसको देखना है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं स्मार्ट स्क्रीन की जानिब। जनाब, हम आ चुके हैं इस इनके सामने और ये मरहला बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। आपने बहुत ही गौर से सुनना भी है और देखना भी है इस स्क्रीन के जानिब। स्टार्ट करेंगे हम लाहौर के हल्का NA 128। यहाँ पे जो बड़ा मुकाबला था वो था ऑन चौधरी का, सलमान अकरम राजा का, जो कि तहरीक इंसाफ के बैक कैंडिडेट थे। मेरे सामने इस वक्त 128 के फॉर्म 45 की लिस्ट मौजूद है। मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। ले जनाब, ये आपके सामने फॉर्म 45 एक खुल गया है, देख सकते हैं। इसको हम जरा जूम करते हैं, ये देखें आपके सामने मजीद सामने चीजें आ चुकी हुई हैं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपने गौर करना नाज़रीन सबसे पहले कि इस फॉर्म 45 के हवाले से सलमान अकरम राजा को 361 वोट पड़े। ये आपके सामने, ये देख रहे हैं आप, मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं यहाँ पे, सॉरी, ये देख रहे हैं आप, 361 वोट सलमान अकरम राजा को पड़े। और इस फॉर्म 45 के लिहाज से मोहम्मद ऑन सकलैन यानी ऑन चौधरी को पड़े 493 वोट। अब यहां पर बात खत्म नहीं होती है, मैं आपको आगे लेके चलता हूं। दोस्तों, अगर हम इन तमाम वोटों को कैलकुलेट करें जो कि तमाम कैंडिडेट्स को इस फॉर्म 45 के मुताबिक पड़ चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तैमूर ताहिर से स्टार्ट करते हैं जनाब, इनको 2 वोट पड़े। फिर 38 वोट, इनको कैलकुलेट करते हैं और ऐड करते हैं जनाबे वाला, और ऐसा ऐसा आगे बढ़ 361, 30, 10। ये सारी कैलकुलेशन में इसलिए आपके सामने कर रहा हूं ताकि कोई अभाम ना रहे। अच्छा जनाब, उसके बाद 6, 21, 1, अच्छा जी, मोहम्मद शफीक 3, फिर जनाब ये मोहम्मद ऑन चौधरी के, ऑन सकलैन के 493, 493,
मोहम्मद नौमान का 1 और मोहम्मद नवाज के 3। अच्छा, अब ये आपके सामने जो रिजल्ट आ गया ना जनाब, ये है 969। इसमें एक वोट हम और ऐड करेंगे कि जो कि आगे चल के अगले पेज में आपको दिखाऊंगा नाजरीन, वो बाद में ऐड हुआ था। ये टोटल जो अमाउंट बनेगी वो बनेगी 970। ये जनाब 970 वोट्स जो हैं वो टोटल काउंट हुए। अब मैं आपको जो अगली इंटरेस्टिंग तरीन चीज़ दिखाता हूँ, ये याद रखना है आपने। ये है 493, ये है 361। अब अगर इसकी कैलकुलेशन करें, इस पूरे को अगर हम कैलकुलेट करें नाजरीन, तो वो जो टोटल वोट बनने चाहिए वो है 970। ठीक है जी। अब इसमें से आपने फ़र्ज़ करना है कि हमने 4 का हिस्सा निकाल दिया। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये 4 ऐसा लगता है, महसूस होता है कि बाद में ऐड किया गया और खाली 93 होता, तो तब जो नंबर आएगा वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। हम चलेंगे जनाब अब अगले पेज पे जो हमारे सामने अभी आने वाला है जनाब। ये हमारे सामने है इस वक्त अगला पेज। अच्छा जनाब, अब ये 970 मैंने आपको कुल तादाद बताई। ये नईम अशरफ जो मैंने 1 वोट बाद में ऐड किया था, 970 है कुल तादाद। ठीक है। अब इससे पिछले वाले पेज पे आप देखिए कि अगर 4 का हिस्सा ऐड होता है ऑन चौधरी के वोट में, वो 493 हो जाता है। इल्ज़ाम ये है, या यूँ कह लें कि अब हम ये है कि ये वोट 493 नहीं, ये 93 थे, तो तब जो टोटल काउंट बनता है वो बनता है 570। ये लाइए ज़रा, कैमरा लाइए ज़रा, ये देखिए, ये 570 जो है इसको यहां से काटा गया है। और अगर हम ऑन चौधरी वाले 493 वोट में से 4 का हिस्सा निकाल दें, मैं आपको दोबारा दिखा भी देता हूं। ये देखिए, ये दोबारा देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है नाज़रीन। यहां पे ऐसा महसूस होता है कि 4 बाद में ऐड किया गया। 493 अगर हो तो 970 बनते हैं, लेकिन अगर इंटरेस्टिंगली ये दोबारा देखिएगा, अगर सिर्फ 93 हो, ठीक है जी, तो बनते हैं 570। ये वो 570 का हिस्सा है नाज़रीन, ये देखिए, जिसको बाद में काटा गया। मैं एक काम करता हूं, दोबारा कैलकुलेट भी आपके सामने कर देता हूं, हम कैलकुलेशन की तरफ भी आ जाते हैं। इसमें से अगर हम माइनस कर दें 400, तो ये देखिए जनाब, ये है 570। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्या है, मैं आपको अगले फॉर्म 45 भी दिखाता हूं कि जहां जहां पे ऑन चौधरी के जो टोटल काउंट है वोट्स का, उन पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कांटा लगा हुआ है, और जैसे ही कांटा लगता है टोटल नंबर में इजाफा हो जाता है, और जो इससे पहले वाला टोटल था उस पर हम लकीर लगी हुई देखेंगे। हम अगले फॉर्म 45 भी खोलते हैं, और मेरे पास अभी बहुत से हल्के हैं जो मैंने आपको दिखाने हैं। दिस इज गोइंग टू बी एन अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अच्छा जनाब, ये अगला एक और फॉर्म 45 आपके सामने नाज़रीन खुलने जा रहा है। जैसे ही खुलता है ये मैं आपको दिखाता हूँ जी। अच्छा, हम ये वाला खोल लेते हैं। ये आ गया जनाब, एक और आ गया। यहाँ पे भी आप देखें जनाब कि आपको जो टोटल काउंट है, यहाँ पे सलमान अकरम राजा के भी आप देख लीजिए 285, ये आ गया 285 सलमान अकरम राजा, ये देखिए, ठीक है जी, विजिबल है। मोहम्मद ऑन चौधरी 688, ठीक है जी। इसको हम अगले पेज पे जाते हैं जनाब। हमने पेज खोला था ये 128 का, दिस वाज द पेज। अब हम इसको खोलते हैं जनाबे वाला। अब उस लिहाज से देखें, अब आपको यहां पर भी टोटल के अंदर एक कांटा नजर आ रहा है, यहां पर भी आपको कांटा नजर आ रहा है। तो अगर मैं इसको काउंट करना शुरू कर दूंगा, वक्त बहुत लग जाएगा। मैं इनकी भी अगर काउंटिंग करूं तो दोस्तों जो नंबर बाद में ऐड किया गया है उसके मुताबिक ये काउंट बनता है, ठीक है। और अगर वो बाद में ऐड किया गया नंबर, ऑन चौधरी के वोटों में बाद में ऐड किया गया नंबर, अगर उसमें से निकाल दिया जाए तो फिर टोटल काउंट वो बनेगा जो कांटा लगने से पहले था। अब ये मैंने आपके सामने इसको कैलकुलेट किया, देखिए कैलकुलेटर भी खुला हुआ था, फॉर्म 45 भी खुला हुआ था। दोस्तों नाजरीन, ये सिर्फ एक फॉर्म नहीं है, ऐसे बेशुमार फॉर्म्स हैं कि जिनका इंशाल्लाह हम आपके सामने इस तरह से उसकी डायसेक्शन करेंगे। हम चलते हैं अपने स्टूडियोज में वापस, और वहां पे मैं आपको जो बकिया फॉर्म्स रह गए हैं उनके बारे में बताऊंगा। आइए जनाब, आप देख सकते हैं कि ये फॉर्म अभी मैंने आपको 45 फॉर्म दिखाया है NA 128 के 1-2 पोलिंग स्टेशंस का। मेरे पास अभी पूरा पलंदा है। सलमान अकरम राजा
इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं लाइन पे, बल्कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा आपने बल्कि साथ भी देना है मेरा सर, और आपने ये अगर आपके सामने स्क्रीन है तो आपने खुद भी देखना है। मेरी कोशिश ये है कि हम जो है वो इसको आपको बताएं। और भी बहुत से फॉर्म्स हैं, मैं आपको उसका भी दिखाऊंगा सर कि किस तरह से नंबर्स को फच किया गया, लग रहा है कि फच किया गया। और इंटरेस्टिंगली मैं ये देखता हूं, मैंने पहले भी बताया आपको कि जहां जहां सलमान अकरम राजा साहब का फिगर है ना नंबर्स का, उनको अगर आप छेड़ते हैं तब वो टोटल नहीं आता जो फॉर्म 45 के एंड पे टेम्पर करके लिखा हुआ है। ये गौर से सुनिएगा, इस बात को टेक्निकल है। अगर आप ऑन चौधरी के नंबर्स को छेड़ते हैं या वो नंबर जो कि बाद में ऐड किया गया है उसको अगर आप कंसीडर करें तो वो टोटल आता है जो कि काटा लगा के बाद में ठीक किया गया। और अगर वो नंबर आप ऑन चौधरी के काउंट में से निकाल लें तो फिर वो नंबर आएगा जो काटा लगाने से पहले था। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसी तरह नाज़रीन, पोलिंग स्टेशन नंबर 17 में डाले गए वोट देखे जाएं तो सलमान अकरम राजा साहब को 285 वोट पड़े, फॉर्म आपके सामने आ चुका है। और इसी फॉर्म के मुताबिक ऑन चौधरी को पड़े 688 वोट। डाले गए तमाम वोट गिने जाएं तो फॉर्म 45 के मुताबिक ये 1052 बनते हैं। लेकिन गौर से देखने पर मालूम होता है कि 1052 के हिस्से से छेड़छाड़ की गई। अब अगर ऑन चौधरी के वोट 688 की बजाय सिर्फ 88 के हिसाब से गिने जाएं तो कुल वोट 452 बनते हैं। अब दोबारा फॉर्म 45 पर 1052 के हिस्से को देखें नाजरीन, क्या लग नहीं रहा कि 452 को 1052 बनाया गया? 28 वोट ऐसे थे जो बैलेट बॉक्स से बरामद बाद में हुए लेकिन गिने ना जा सके। 452 में ये 28 वोट भी शामिल कर लें तो कुल वोट 480 बनते हैं। तो क्या लग नहीं रहा कि फॉर्म 45 पर डाले गए कुल वोटों की तादाद को 480 की जगह 1080 बनाने की कोशिश की गई है। हल्का NA 128 से पोलिंग स्टेशन 19 का फॉर्म वो भी आपके सामने आ चुका है। मैं क्विकली आगे बढ़ रहा हूं, फिर मैं राजा साहब को लूप में लूंगा। यहां से सलमान अकरम राजा को 273 वोट पड़े और फॉर्म 45 के मुताबिक ऑन चौधरी को 973 वोट पड़े। डाले गए तमाम वोट गिने जाए तो फॉर्म 45 के मुताबिक ये 1401 बनते हैं। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो मालूम होगा कि 1401 के हिस्से से छेड़छाड़ की गई है। अब अगर ऑन चौधरी के वोटों को दोबारा गौर से देखें तो फिर यह भी मालूम होगा कि 973 के हिस्से से भी छेड़छाड़ की गई है। यूं लगता है कि 1 को 9 बनाने की कोशिश की गई है। इस शक को दूर करने के लिए ऑन चौधरी के वोट 973 की बजाय 173 के हिसाब से हमने गिने तो कुल वोट 601 बनते हैं। अब दोबारा 1401 का हिस्सा गौर से देखें तो क्या यहां पर लग नहीं रहा कि 601 को 1401 बनाने की कोशिश की गई है? 26 वोट ऐसे थे जो बैलेट बॉक्स से बरामद हुए लेकिन गिने ना जा सके। 601 में से 26 जमा करें तो कुल वोट 627 बनते हैं। अब आप फॉर्म 45 को फिर से देखें। पहले 627 को 1447 बनाने की कोशिश की गई, वो कोशिश नाकाम हुई तो फिर इसे काट कर 1427 लिखा गया। ये आपके सामने इस वक्त मैं 128 की बात कर रहा हूं। ये बड़ी ही टेक्निकल सिचुएशन है नाज़रीन। दोबारा मैं आता हूं, 128 सा पोलिंग स्टेशन नंबर 21 है। फॉर्म 45 देखें, यहां पे क्या है, सलमान अकरम राजा को 185 और एक इलेक्शन कमीशन को वेबसाइट पर अपलोड फॉर्म 45 के मुताबिक ऑन चौधरी को 894 वोट पड़े। डाले गए तमाम वोट गिने जाएं तो 1137 बनते हैं। यही फॉर्म 45 पर लिखा है। लेकिन दोबारा गौर से देखें, मालूम होता है कि 1137 के हिस्से से छेड़छाड़ की गई है। यूं लगता है कि 3 को काट कर 1 लिखा गया है, इसके पीछे भी इजाफी 1 लगाया गया है। लेकिन अगर ऑन चौधरी के वोट 894 की बजाय सिर्फ 94 के हिसाब से गिने जाए तो कुल वोट 337 बनते हैं। और फॉर्म 45 को देख के यही लग रहा है कि 337 के टोटल को 1137 बनाने की नाकाम कोशिश की गई। 24 वोट ऐसे थे जो बाद में बरामद हुए, बाद में गिने गए। 337 में 24 जमा करें तो 361 बनता है। अब दोबारा फॉर्म 45 को जूम करके दिखाएं जरा, मालूम होता है कि 361 को 1061 बनाने की कोशिश की गई है। ये अब आपके सामने हो चुका है, ये आपको दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं नाजरीन। मेरे पास और भी हल्के हैं, 128 की बात तो हो गई। मैं क्विकली सिर्फ राजा साहब से इजाजत लेते हुए चंद एक और हल्के मैं आपके सामने रख दूंगा नाजरीन। मैं चाह रहा हूं कि 130 की भी थोड़ी सी बात हो जाए, 240 भी हमारे पास होगा, उसकी भी बात हो जाए, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे हमारे पास 130, ये जनाब हल्का है 130 लाहौर। यहां पे आपको पता है नवाज शरीफ साहब
और यास्मीन राशिद साहिबा तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता थी। अच्छा, नवाज शरीफ यहां पे कामयाब हुए। अब इस हलके से पोलिंग स्टेशन नंबर 28 का फॉर्म 45 आपके सामने है, देखें जरा। यास्मीन राशिद को 136 और नवाज शरीफ को 191 वोट पड़े। इस हिसाब से डाले गए कुल वोटों की तादाद है 348, लेकिन फॉर्म 45 पर यह तादाद 248 लिखी गई है और अगला खाना दुरुस्त वोटों की कुल तादाद वाला है। यहां 2 को 3 बनाते हुए यह तादाद 348 ही लिखी गई है। यह जरा इसमें जरा गौर करें, ये देखें ना कितनी बड़ी एनोमली है। ये आपके सामने नवाज शरीफ के वोट, यास्मीन राशिद साहिबा के वोट टोटल मिलाएं कितना हो गया, उसकी कुल तादाद वो पहले कम लिखी गई है, बाद में फिर काट के उसको दोबारा सही लिखने की कोशिश की गई है। अब नवाज शरीफ के लिखे गए वोट देखे जाएं तो 91 से पहले जो 1 का हिस्सा डाला गया है, इसका स्टाइल मुख्तलिफ है, गौर कीजिए। और इम्कान इसी बात का है कि नवाज शरीफ के वोट असल में 91 थे, इन्हें 191 बनाया गया और इसके बाद वोटों की कुल तादाद को भी 248 के बजाय 348 बनाना पड़ा। इसके अलावा भी कई पोलिंग स्टेशन है नाजरीन, जिनके नताइज में नवाज शरीफ को मिले वोटों की तादाद के शुरू में 1 का इजाफी हिस्सा लगा दिया गया, जिसके बाद कुल वोटों की तादाद में भी रद्दोबदल नजर आता है। इसके साथ ही दस्तखत भी किए गए। अब हल्का 164 गुजरात, ये मैं आखिरी हल्का फिर मैं सलमान बढ़ूंगा। हल्का 164 गुजरात, यहां पे मुस्लिम लीग काफ के चौधरी सालिक हुसैन तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार कैसरा इलाही में मुकाबला था जनाब। चौधरी सालिक हुसैन कामयाब ठहरे। अब इस हल्के के पोलिंग स्टेशन नंबर 2 का फॉर्म 45 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इसे देखकर मालूम होता है कि चौधरी सालिक हुसैन के 148 वोटों को 348 बनाने की कोशिश की गई और कैसरा इलाही के 215 वोटों को सिर्फ 15 करने की कोशिश की गई। 2 को काटकर 0 लिखा गया है। ये देखिए जरा, दोबारा गौर से देखिए, 2 को काट के 0 किया गया है। और यह बात इससे भी साबित होती है कि दीगर जिन उम्मीदवारों के वोट 2 डिजिट्स में थे, जैसे साजिदा शरीफ के सामने आपके आ गया, अब साजिदा शरीफ ने 17 वोट लिए, तो इनके वोट जो है वो 017 की बजाय 17 लिखा हुआ, देखे ना, यहां पे 17 लिखा हुआ, यहां पे 0 नहीं लिखा हुआ पहले। और अगर कैसरा इलाही के वोटों की तरफ आप जाते हैं तो यहां पर उनके वोट सिर्फ 15 होते तो इन्हें 1-5 लिखा जाता ना। जब आप ऊपर 1-7 लिख रहे हैं तो नीचे 1-5 लिखे, लेकिन यहां पे क्या है, लेकिन ये वोट 0-1-5 लिखे गए। समझ रहे हैं आप? इसका मतलब है कि ये इजाफा किया गया। इसी तरह पोलिंग स्टेशन नंबर 3 में यही नजर आता है। कैसरा इलाही के 551 वोटों को 0-1-5 बनाया गया और पोलिंग स्टेशन नंबर 4 में भी कैसरा इलाही के 47 वोटों से पीछे 1 0 लगाया गया, जबकि दीगर उम्मीदवार जिनके वोट 2 डिजिट्स में हैं वो 2 डिजिट्स में ही लिखे हैं, उनके आगे 0 नहीं लगा हुआ। तो यह खास जो एक शफकत कैसरा इलाही के साथ की जा रही थी वो समझ से बाहर है। और चौधरी सालिक के जहां के जो वोट दर्ज वोटों में भी छेड़छाड़ वाज़ेह नजर आ रही है। एक इम्कान यह भी है कि कैसरा इलाही को मिले जो वोटों का पहला हिस्सा है वो 0 करके वही हिस्सा सालिक हुसैन के वोटों में ऐड कर दिया गया। यहां पर नाज़रीन एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद हाजिर होंगे। जी नाज़रीन, वक्फे के बाद हाजिर हैं, आगे बढ़ते हैं। सलमान अकरम राजा साहब, सर मैं शुक्रगुजार भी हूं, माजरत खा भी हूं कि आपको इंतजार करना पड़ा, मगर ये बात समझाना जो है नाज़रीन को बहुत ज़रूरी थी। आई होप कि शायद ये आप भी देख पा रहे हो टेलीविजन पर। सर ये जो एनॉमली हमें एक नज़र आ रही है फॉर्म 45 में, जो काटे छेड़छाड़ इस तरह की चीज़ें, क्या ये एक एडमिसिबल एविडेंस के तौर पर अदालत में इस्तेमाल किया जा सकता? जी बिल्कुल किया जा सकता है और आपने बहुत शानदार है, मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। ये सहाफ़त अपने आला तरीन मकाम पर आपने पेश की है। देखिए ये एक मजाक हुआ है और इंतहाई बोंडा मजाक हुआ है इलेक्शन 2024 के साथ। इंतहाई बेअक्ली के साथ इलेक्शन पर हमला किया गया है और मेरी नज़र में जो आपने बातें अवाम के सामने रख दी हैं, दीगर दोस्त भी ऐसा कर रहे हैं, उसके बाद ये मुमकिन नहीं है कि इस मजाक और फरेब की बुनियाद पर हम आगे बढ़ें। हमें इसको ठीक करना होगा, हमारे निज़ाम को मानना होगा कि उस दिन एक संगीन गलती हुई, उस दिन अवाम के भरोसे पर हमला किया गया, अवाम के मैंडेट पर हमला किया गया। तो हम खड़े हैं, हम इसके लिए तगोदो करते रहेंगे। पूरा निज़ाम इस वक्त बज़ाहिर हमें लगता है हमारे खिलाफ है,
हम इलेक्शन ट्राइब्यूनल भी जाएंगे, अगरचे पंजाब जैसे सूबे के लिए सिर्फ 2 इलेक्शन ट्राइब्यूनल कायम किए गए हैं। तो अगर निज़ाम हमें इंसाफ देता है, निज़ाम में अगर कोई ख्वाहिश है हकीकत तक पहुंचने की, सच को सामने लाने की, तो हम हर कोशिश करेंगे कि निज़ाम में रहकर उस सच तक पहुंचें। तो यही मेरी हर एक से गुजारिश है। लेकिन एहतजाज का हक बहरहाल हमें हासिल है, आइन हमें इसका हक देता है कि हम सड़कों पर भी आएँ। कोई तोड़ फोड़ करना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन एक नज़्म व नस्क के साथ अपने एहतजाज का इजहार हमारा आइनी हक है। मैं सर इस के ऊपर जो आज का इमरान खान साहब का एक बयान है जो कि सहाफ़ियों से उन्होंने गुफ्तगू करते हुए दिया, मैं उस पर भी आऊँगा, जहाँ पे उन्होंने एंडोर्स किया है कल की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामी, उस पर बात भी करेंगे। सर एक, मैं आपकी इजाज़त से सर एक और हल्का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं चाह रहा था ये मिस ना हो, ये कराची का हल्का है नाज़रीन, कराची का हल्का NA 240, उसका फॉर्म 45 आपके सामने भी है और आई एम होप कि राजा साहब आपके सामने भी होगा। सर इस हल्के में मुकाबला था आज़ाद उम्मीदवार रमज़ान यानी PTI के और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे सलीम मांडवीवाला के दरमियान। अच्छा, फॉर्म 47 के मुताबिक, अभी 45 से 47 के मुताबिक यहां से MQM के उम्मीदवार अरशद वोहरा साहब कामयाब हुए। अब इस हल्के के फॉर्म 45 में जिन पोलिंग स्टेशन में तमाम पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत मौजूद है, अभी मैं दोबारा इसको रीइटरेट करता हूं, जिन जिन फॉर्म्स में आपको दस्तखत नजर आएंगे पोलिंग एजेंट्स के, वहां पे MQM को वोट मिल रहे हैं 2 से 10 के दरमियान, किसी में 2, किसी में 5, किसी में 7, किसी में 8, मतलब ये 10 मैक्सिमम वोट है। और ये उन फॉर्म 47 की बात कर रहा हूं, 45 की बात कर रहा हूं, जहां पे पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत है, यानी ये प्रॉपर तस्दीक शुदा फॉर्म्स हैं। अब मशकूक फॉर्म्स आपके सामने आते हैं जिन पे दस्तखत नहीं है। यहां पे फॉर्म 45 जो है, यहां पे वोहरा साहब 300 वोट ले रहे हैं, 500 वोट ले रहे हैं। मतलब बड़ी हैरानी वाली बात है कि एक पोलिंग स्टेशन जो कि दूसरे पोलिंग स्टेशन के करीबी है, वहां से उनको 2 वोट पड़ रहे हैं। 7 वाला पोलिंग स्टेशन जो चंद शायद किलोमीटर के फासले पे होगा, या जो उस पे उनको जो है वो 300-500 वोट पड़ रहा है। ये भी एक अजीबो गरीब किस्म की एनॉमली हमें कराची में जो है वो नजर आई थी। तो अच्छा राजा साहब, ये जो बगैर दस्तखत के फॉर्म्स होते हैं सर, आप चूंकि कानूनदान हैं, आपकी मौजूदगी का फायदा उठा रहे हैं, इसकी क्या वैल्यू होती है? ये माना जा सकता है सर ये फॉर्म? देखिए, जब आप उसको मजमूई तौर पे देखेंगे, पूरे रिकॉर्ड का हिस्सा बना के, तो जाहिर है ये मशकूक नजर आएगा। इसकी कोई वजह नजर नहीं आएगी कि वहाँ पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत क्यों नहीं है। ये एक रिक्वायरमेंट है कि वो दस्तखत करें। ऐसा नहीं है कि अगर कोई दस्तखत नहीं करता तो फॉर्म बिल्कुल ज़ायल हो जाएगा। लेकिन जब आपके पास 300 फॉर्म हैं जिन पर दस्तखत हैं, और फिर उसके बाद 50 फॉर्म ऐसे हैं जिन पर दस्तखत नहीं है, और उन 50 फॉर्मों में एक मखसूस पार्टी के उम्मीदवार के वोट जो हैं वो बाकी 200 फॉर्मों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा हैं, तो एक ज़ाहिर है किसी भी जी शऊर जज के लिए ये तयन करना मुश्किल नहीं होगा कि ये फॉर्म बाद में बनाए गए हैं, पोलिंग एजेंट चूंकि दस्तयाब नहीं थे उस वक्त, उनसे दस्तखत नहीं लिए गए, यहाँ एक जमात या एक उम्मीदवार को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की गई है। तो ये तमाम बातें ऐसी हैं जिनका जायज़ा अदालत ले सकती है और नतीजे पर पहुँच सकती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो सलमान अकबर राजा साहब, सर अब आगे का लाहे अमल क्या है? मतलब आप खुद ये फरमा रहे हैं कि ये वो तमाम चीज़ें हैं, एनॉमलीज हैं या एविडेंसेस हैं विच रेज आईब्रोज, तो इस पे क्या आपको लगता है कि कानूनी तौर पे आप मजबूत हैं एंड यू विल बी एबल टू सीक जस्टिस आउट ऑफ इट? देखिए, कानूनी तौर पे तो हम बहुत मजबूत हैं, और बहुत मजबूत 9-10 फरवरी से हैं जब ये वाक़यात सामने आए। हमने फ़ौरन इलेक्शन कमीशन का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन वहाँ हमें मायूसी हुई। इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया किसी भी चीज़ को देखने से। हमने तमाम फॉर्म 45 जो हमारे पास थे वो फाइल किए और तकाजा किया कि RO से कहें कि वो अपने फॉर्म 45 लाए, जो कि अब कल इन्होंने अपलोड किए हैं। लेकिन पूरा 1 महीना गुजर गया और इलेक्शन कमीशन ने कोई कदम नहीं उठाया, और उस दौरान जिस किस्म के फैसले लिखे उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस तमाम अमल में इलेक्शन कमीशन एक कमज़ोर लिंक है। अब इलेक्शन कमीशन ही के ऊपर इन्हिसार हुआ करता है इलेक्शन का, इलेक्शन की सेहत का। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन खुद एक कमज़ोर हिस्सा बन जाए तमाम अमल का, तो इंसाफ का हुसूल बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, लेकिन जो शवाहिद अब सामने आ रहे हैं और जिस बॉन्डे तरीके से ये धांधली की गई है, हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारा एक
सुस्त रौ निज़ाम अदल भी इंसाफ देगा। अगरचे मेरी पुरजोर ये एक अपील होगी कि नंबर जो है इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का उसमें इजाफा किया जाए, खासतौर से पंजाब में 2 इलेक्शन ट्राइब्यूनल किसी सूरत भी काफ़ी नहीं है, कम से कम 10-12 जज साहिबान को इलेक्शन की ड्यूटी अगले 4 माह के लिए अदा करनी चाहिए। अच्छा राजा साहब, आपके पास जो फॉर्म 45 से अभी जो जिनको अभी मैंने दिखाया है, डिस्प्ले किया है, और ये किसी सोर्स से नहीं आए, ये वो हैं जो कि अपलोड हुए हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, ये वही दिखाए गए हैं। ये जो अपलोड हुए हैं और जो आपके पास फॉर्म 45 है, ये यही है सर? आपने इसका कंपैरिजन किया है? जी बिल्कुल किया है, यही है, सिवाय ये कि जो मेरे वो एक मद्दे मुकाबिल साहब थे उनके नंबर फर्क हैं। बाकी नंबर अगर 20 उम्मीदवार थे तो सबके वही हैं जो हमारे पास हैं। यानी वो जो बाद में एडिशन किया गया है, आपके पास जो फॉर्म्स मौजूद हैं उनमें वो एडिशन मौजूद नहीं है। एक ही शख्स का वो बिल्कुल नहीं मौजूद। और जो आप जिस तरह बता रहे हैं कि कुल तादाद वोटों की क्या होनी चाहिए, वो सब कुछ उसी तरह है जैसे आपने दिखाया काट से पहले। तो हमारे फॉर्म बिल्कुल जो है वो आपके दिखाए हुए बयानिए की तायीद करते हैं कि काट छांट करके नंबरों को बदला गया, कुल तादाद वोटों की जो है उसको बदला गया, और बिल्कुल वो वजाहत से नजर आ रहा है। ठीक है। अच्छा सर, ये तो अब एक कानूनी जंग है जो कि चलेगी, जिसका आप हिस्सा बनेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे इसका एक पॉलिटिकल फैसला भी है जो आपको लेना पड़ेगा, जो हमारे मुल्क में असरअंदाज हो जाता होता है कहीं ना कहीं अदालती फैसलों पर भी। सर, इमरान खान कहते हैं कि जो 9 मई को हुआ वो गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, एलामिया को उन्होंने एंडोर्स कर दिया है। पीटीआई की पॉलिसी क्या है? आपने पहले डिस्टेंस नहीं किया था खुद को 9 मई से, अब आप डिस्टेंस कर रहे हैं, बल्कि उसको पूरी तरह से डिसओन कर रहे हैं। क्या मामला सुलझ रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट से आपके? ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। देखिए, 9 मई के हवाले से इमरान खान साहब का मौक़िफ़ ये रहा है कि ये हमारा ये कोई मंसूबा नहीं था। उस दिन जो कुछ भी हुआ उसकी बाकायदा एक जुडिशल कमीशन के ज़रिए तहकीक होनी चाहिए, तफ्तीश होनी चाहिए कि कौन इसके पीछे है, क्यों यूँ हुआ। अगर कुछ हमारे लोग उसमें बज़ाहिर शामिल नज़र भी आए तो कौन उनको वहाँ लेकर गया, किसने उनको तरगीब दी कि कुछ वो करें। लेकिन ये हमारे लोगों की एक बहुत ही कलील तादाद इसमें शामिल थी। उस तादाद को एक तरह से बहाना बनाकर हज़ारों की तादाद में लोगों को गिरफ्तार किया गया। पिछले 10 माह से लोग इंतहाई मुसीबत में हैं, जेलों में हैं, उनकी रोज़गार बंद हो गई। तो ये तमाम मामला जो है इसको एक बड़े तनाजुर में देखना होगा कि ये 9 मई का वाक़या क्यों हुआ, कैसे हुआ, और इससे क्या फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई है। भाई साहब, जब आपने अपना नॉमिनेशन पेपर डाला था तब सोशल मीडिया पर यह बहस तो नहीं कह सकते, बल्कि लोगों ने इस बात की तारीफ की थी, आपके मुखालिफिन ने भी, कि आप पाकिस्तान की सियासत में एक अच्छा इजाफा है, एक मैच्योर, एक प्रैग्मेटिक और एक पढ़ा लिखा इजाफा है। और आप, आई अंडरस्टैंड दैट यू एंड योर पार्टी मस्ट बी गोइंग थ्रू अ हार्ड टाइम, और आपने चूंकि पहली दफ़ा सियासत का आगाज़ किया, तो मैं बल्कि आपसे अपील करूंगा कि आपने डिसहार्ट नहीं होना है। आपने अपने यू हैव टू पुल योर सॉक्स अगैन, आई नो यू विल डू इट अगैन सर। सो अगेन आई एम रियली थैंकफुल कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आइंदा भी हमें वक्त दीजिएगा, इट विल बी एन ऑनर टू हैव यू ऑन माई शो अगैन सर। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सलमान अकरम राजा साहब के आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। आगे बढ़ेंगे नाजरीन। जज्बाती लहजा, आंखों में नमी, लहजे में कश्मकश और दिल की बेचैन धड़कने। ये चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं, बल्कि जुल्फिकार अली भुट्टो के नवासे बिलावल भुट्टो, जो आज 44 बरस के बाद अपने नाना को इंसाफ मिलने पर जज्बाती हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आजम पाकिस्तान जुल्फिकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर अपनी मुख्तसर राय जारी कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने भुट्टो सदारती रेफरेंस से मुतालिक दायर दरख्वास्त की समाअत के दौरान पीपल्स पार्टी के वकला अहमद रजा कसूरी और अदालती मुआवनीन को सुनने के बाद गुज़िश्ता रोज राय महफूज की थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भुट्टो सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की मुख्तसर राय सुनाते हुए कहा कि अदालत की राय इस मामले पर मुत्तफिक है, हम जजेस पाबंद हैं कि कानून के मुताबिक फैसला करें। Trial by the Lahore High Court and of the appeal by the Supreme Court of Pakistan do not meet the requirements of the fundamental right to a fair trial and due process enshrined in Articles 4 and 9 of the Constitution
In its advisory jurisdiction under Article 186 of the Constitution, this court cannot reappraise the evidence and undo the decision of the case. In our detailed reasons, we shall identify the major constitutional and legal lapses that had occurred with regard to fair trial and due process. So we did not find that the fair trial and due process requirements were met. So that's what we have really focused on. The late Mr. Zulfikar Ali Bhutto did not get a fair trial, and it was not in accordance with the Constitution requirement of due process. सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सदारती रेफरेंस पर राय सुनाए जाने के वक्त चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी अदालत में मौजूद थे और राय सुनते वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी आबदी हो गए और बादशाह सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि आज सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला सुनाया है। अदालत ने तस्लीम किया कि जुल्फिकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। अदालत ने कहा कि माजी की गलतियों को दुरुस्त करने का फैसला सुना रहे हैं। जो कथाया गया, उम्मीद ये है कि 44 इयर्स के बाद अब जबकि तारीख दुरुस्त होने जा रहे हैं, हम इंशाअल्लाह ताला जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, जो पाकिस्तान की चाहे वो इस अदालत का, हमारा जमहूरियत का, इंशाअल्लाह ताला इस फैसला की वजह से पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला आगे जाके अब हम तरक्की कर सकेंगे। नाज़रीन, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने साबिक वज़ीर आज़म जुल्फिकार अली भुट्टो की सजाए मौत के फैसले के खिलाफ अप्रैल 2011 में रेफरेंस दायर किया था। रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह के बयान को बुनियाद बनाया गया, जिसमें एतराफ़ किया गया था कि भुट्टो के खिलाफ मुकदमे की समाअत करने वाली बेंच पर जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत की तरफ से दबाव था। सदारती रेफरेंस पर पहली समाअत 2 जनवरी 2012 को, जबकि 11 साल कबल आखिरी समाअत 12 नवंबर 2012 को हुई थी, जिसके बाद मजीद कोई समाअत नहीं हो सकी थी। सदारती रेफरेंस पर पहली 5 समाअतें साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 11 रुकनी लार्जर बेंच ने की, जबकि आखिरी समाअत 9 रुकनी लार्जर बेंच ने की थी। 9 रुकनी बेंच ने मुकदमे की दोबारा समाअत गुज़िश्ता बरस 12 दिसंबर को की और रवां माह 4 मार्च 2024 तक कुल 8 समाअतें की गईं। फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस की 12 सालों में 14 समाअतें हुई। आज जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस का फैसला आने के बाद मजीद कई सवालात जन्म लेते हैं, जिनके जवाबात तलाश करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, पहला सवाल, अदालतों ने जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ क्या किया? दूसरा सवाल, भुट्टो फैसले में क्या क्या बेज़ाब्तियां हुई? तीसरा, क्या भुट्टो के खिलाफ होने वाली कार्रवाई कुदरती और फितरी थी? चौथा सवाल, जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी देने के फैसले को अदालती कत्ल क्यों कहा जाता है? पांचवा सवाल, क्या जुल्फिकार अली भुट्टो आलमी साजिश का शिकार हुए? जुल्फिकार अली भुट्टो के सियासी सफर और तनाज़ात का मुख्तसर जायजा लिया जाए तो इन तमाम सवालात का जवाब मिल जाएगा। अयूब खान के 11 साल इक़्तिदार का सहर तोड़ने में जुल्फिकार अली भुट्टो का किरदार सबसे अहम था। 1966 से 1971 के बरसों में यूं लगता था कि जैसे अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो के लिए बने हों और भुट्टो के लिए अवाम हो। जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया तो जुल्फिकार अली भुट्टो को पाबंदी सलासल कर दिया। अदालत ने इन्हें जमानत पर रिहा किया तो सारा लाहौर भुट्टो के इस्तकबाल के लिए उमड़ आया। इस जज्बाती इस्तकबाल ने ज़ियाउल हक का चैन छीन लिया। इन्हें महसूस हुआ कि अभी भुट्टो नाकाम नहीं हुआ। इस मौके पर इलेक्शन का मतलब भुट्टो की नई ताकत और तवानाई के साथ वापसी था। इन्हें मार्शल लॉ रेगुलेशन के तहत दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। ज़ियाउल हक ने 29 सितंबर को इंतखाबात मुलतवी करने के ऐलान के साथ ही भुट्टो को रास्ते से हटाने के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। जुल्फिकार अली भुट्टो के बदतरीन सियासी मुखालिफ असगर खान अपनी किताब माय पॉलिटिकल जर्नी में इस बात को तस्लीम करते हैं कि भुट्टो के खिलाफ कार्रवाई के मुहर्रिकात में लाहौर का इस्तकबाल और नए इंतखाबात की सूरत में उनकी कामयाबी के इम्कानात का डर शामिल था। नवाब मोहम्मद अहमद खान के कत्ल की 4 बरस पुरानी FIR को असर नौ जिंदा करके भुट्टो के ट्रायल का आगाज हुआ। लाहौर हाई कोर्ट के उस वक्त के कायम मकाम जस्टिस मौलवी मुश्ताक ने अपनी सरबराही में 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया, जिसमें जस्टिस ज़कीउद्दीन पाल, जस्टिस MSH कुरैशी, जस्टिस आफ्ताब हुसैन और जस्टिस गुलबाज खान शामिल थे। भुट्टो को जमानत पर रिहा करने वाले जस्टिस समदानी को जानबूझकर बेंच से बाहर रखा गया।
मारूफ माहिर कानून हामिद खान एडवोकेट अपनी किताब पाकिस्तान की आईनी और सियासी तारीख में लिखते हैं कि मौलवी मुश्ताक अहमद ने बेंच का इंतखाब बहुत एहतियात से किया। ज़कीउद्दीन पॉल पुराना मुस्लिम लीगी था जो भुट्टो का सख्त मुखालिफ था। आफ्ताब हुसैन मौलवी मुश्ताक का मंजूर नजर था और उसने इसी के मुताबिक चलना था। बाकी दो जजेस इख्तलाफी फैसले ना लिखने की वजह से मशहूर थे। मौलवी मुश्ताक का भुट्टो से जाती अनाद और नफरत ढकी छुपी न थी। इनके दौर में लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने की जुनून की हद तक ख्वाहिश में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जज बनना भी कबूल न किया। भुट्टो की हुकूमत ने उनसे 8 साल जूनियर जस्टिस असलम रियाज को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाया। उन्होंने इस्तीफा न दिया मगर भुट्टो के खिलाफ दिल में मुस्तकिल अनाद पाल लिया। ज़ियाउल हक ने इस जाती रंजिश का फायदा उठाने के लिए इन्हें कायम मकाम चीफ जस्टिस बनाया। जुल्फिकार अली भुट्टो इसकी नफरत से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने ट्रायल कोर्ट का बॉयकॉट कर दिया। मुकदमे की मुंतकली की उनकी दरख्वास्त को भी मौलवी मुश्ताक ने अपने चैम्बर में समाअत के बाद मुस्तरद कर दिया। 18 मार्च 1978 को हाई कोर्ट ने अपने फैसले में तमाम मुल्ज़िमान को मुजरिमाना साजिश और कत्ल के इल्जाम में सजाए मौत सुनाई। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील और दलाइल में 1 साल गुजर गया। 6 फरवरी 1979 को 4 और 3 के तनासुब से मुनकसिम फैसले में हाई कोर्ट की सजा को बहाल रखा गया। फैसला देने वाला बेंच इब्तदा में 9 जजों पर मुश्तमिल था मगर तकनीकी अंदाज में 2 जजों को मतलूबा फैसले की राह हमवार करने के लिए बेंच से अलग कर दिया गया। मारूफ ब्यूरोक्रेट रोहिदाद खान के मुताबिक भुट्टो की रहम की अपील को सदर मुमलिकत ने पढ़ना तक गवारा नहीं किया था। बात करेंगे इस हवाले से। मैं ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब सैयद नैयर बुखारी साहब ने। बुखारी साहब, इस फैसले से मुतमईन है आप? देखिए, अभी डिटेल जजमेंट आनी है। जो 4 पॉइंट्स उन्होंने इवॉल्व किए उसमें बुनियादी बात ये थी कि कायदे अवाम जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला और जो आइन के मुताबिक उनको फेयर ट्रायल मिलना चाहिए था। उस वक्त भी आर्टिकल 10 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा था। मैं समझता हूँ कि फेयर ट्रायल जब ना मिले तो पूरा जो ट्रायल था वो विशिएट हो जाता है, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं रहती। जब सुप्रीम कोर्ट ये वर्डिक्ट दे दे तो आज कम अज़ कम कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो सुरखरू हुए कि उनको एक बेबुनियाद मुकदमे में मुलव्वस किया गया और एक बिला वजह उनको सज़ाए मौत दी गई। और जो हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि ये जुडिशल मर्डर है, तो हम ये समझते हैं अभी डिटेल जजमेंट आएगी और उस पर भी, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ हैं। उन्होंने एक इशू पे ये ज़रूर कहा कि आया जो डेथ पेनल्टी थी वो दुरुस्त दी गई या एग्जीक्यूट होगी, उस पर उन्होंने कहा हम रीजनिंग अपनी डिटेल्स जजमेंट में देंगे जी। बहरसूरत आज जो अदालतें हैं पाकिस्तान की वो इस हद तक ज़रूर सुरखरू हुई कि एक बेबुनियाद मुकदमे में और एक अनफेयर ट्रायल में जो कन्विक्शन थी उस कन्विक्शन को उन्होंने कहा कि ये। लेकिन सर, ये जो फेयर ट्रायल का हक नहीं मिला, सवाल तो ये भी बनता है कि क्यों नहीं मिला। मान लिया ठीक है नहीं मिला हक, क्यों नहीं मिला? क्या ना मिलने की वजूहात तक जाना नहीं चाहिए? देखें, इसके लिए अभी डिटेल जजमेंट आने दें आप। उस डिटेल जजमेंट में ये जो जिस कंक्लूजन पे आज सुप्रीम कोर्ट पहुंची वो उस पर डिटेल रीजन दे देंगे। ऑब्वियसली जो डिस्कशन रही, जो आर्गूमेंट्स रहे। देखिए सर, यहाँ पे मैं कोट करता हूँ ब्रिगेडियर इरशाद तिरमिज़ी साहब की किताब कि इसमें साजिशों का बहुत बड़ा किरदार है। वो साजिशें महल्लाती साजिशें भी थीं जिन्होंने इस सूरत हाल को यहाँ तक पहुँचाया। भुट्टी साहब की कत्ल के हवाले से इसमें बैनुल-अक़वामी साजिशी अनासर भी शामिल थे। क्या आप उन तक पहुँचना नहीं चाहेंगे? ऑब्वियसली ये देखें आप कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी तो थी कि जिस तरह PNA की मूवमेंट चली उस वक़्त कायदे अवाम के ख़िलाफ़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, जिस तरह मार्शल लॉ लगा, आल्दो के जो पॉलिटिकल फोर्सेस थी उनका एक एग्रीमेंट ऑलमोस्ट हो गया था कि हम दोबारा इलेक्शन की तरफ जाते हैं। लेकिन उस वक़्त की जो आमरीत थी उन्होंने गैर कानूनी तौर पे, गैर आनी तौर पे एक नैयर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।